हिंद साहित्य अकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में हम लोगों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी को, उनके बारे में, उनकी रचनाएं, उनका जन्म, उनकी रचनाओं का वर्ण्य विषय क्या है, तो सब डीपली उनके अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? चीर गांव में। ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। किसके कवि थे? द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने अपनी साहित्यिक सेवा की शुरुआत काव्य से किया था। इन्होंने अपनी साहित्यिक सेवा की शुरुआत किससे किया था? तो काव्य से किया था। ये मतलब मैथिली शरण गुप्त महादेवी वर्मा जी को महादेवी वर्मा को शारदा का संयुक्त रूप कहते हैं। कि महादेवी वर्मा को शारदा श्री का संयुक्त रूप कहते हैं। अब मैथिली शरण गुप्त के उपनाम क्या क्या थे, चलिए देखते हैं। दद्दा, यह उपनाम उनके साथी साहित्यकारों ने दिया था। प्रश्न समझ सकता है कि दद्दा उपनाम किसने दिया था? तो उनके साथी साहित्यकारों ने दिया था। राष्ट्रकवि, ये महात्मा गांधी द्वारा प्रगतिशील लेखन संघ के अधिवेशन में दी गई थी। युग कवि वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा था। आधुनिक युग का तुलसी गणपति गुप्त ने कहा था। आधुनिक युग की तुलसी किसने कहा था? गणपति गुप्त ने। सामंजस्य का कवि शुक्ल जी ने कहा था। रसिकेंद्र, इस उपनाम से सरस्वती में कविता भेजी जिसे महावीर प्रसाद ने छापने से मना कर दिया था। किस नाम से भेजी थी? रसिकेंद्र नाम से। हरि गीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है इनको। अंत्यानुप्रास का स्वामी भी। युगचरण किसने कहा था? हरिऔध ने। युगचारण, इनको खंड काव्य सम्राट भी कहा गया। क्या कहा गया है? खंड काव्य सम्राट। इनका एक नाम और था, मधुप। इस उपनाम से भाषा के कवि माइकल मधुसूदन की रचनाओं का हिंदी अनुवाद करते थे। माइकल मधुसूदन की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया करते थे। इनकी प्रथम कविता हेमंत है, जो 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक बार फिर से देख लीजिए। हरिगीत का छंद का बादशाह, अंत्यानुप्रास का स्वामी कहा जाता है। युगचारण हरि औध ने कहा। खंड काव्य सम्राट मधुप, उन्होंने मधुप नाम से भी
रचनाएं की है। इनका एक नाम उपनाम मधुप भी था। इस उपन्यास से भारत भाषा के कवि माइकल मधुसूदन की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया था। इनकी प्रथम कविता हेमंत 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम काव्य रंग में भंग जो 1909 ईस्वी में, ये खंड काव्य इनका। रंग में भंग कैसा काव्य है? खंड काव्य। और कब प्रकाशित हुई? 1909 में। नहुस मनुष्य के पुरुषार्थ एवं अहंकार के कारण पतित होने का चित्रण है। नहुस में कैसा वर्णन हुआ है? तो मनुष्य के पुरुषार्थ एवं अहंकार के कारण पतित होने का चित्रण है। प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें नहुस में सर्ग कितने हैं? तो 7। इस प्रश्न में सकता है कि मैथिली गुप्त की जो रचना नहुस है उसमें कितने सर्ग हैं? तो 7 सर्ग हैं। इनकी प्रमुख कृतियों का इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पौराणिक खंड के आधार पर जयद्रथ वध, ये इसमें कितने सर्ग हैं? तो 7 सर्ग हैं। शकुंतला पंचवटी, इसमें कितने सर्ग हैं? 11 सर्ग है। और कैसा काव्य है? तो प्रबंधात्मक खंड काव्य है। जयद्रथ वध और शकुंतला पंचवटी यह पौराणिक नाटक हैं। पौराणिक खंड के आधार पर है। समसामयिक पर आधारित कविताएं, बंजर पद की, टाइटैनिक की, सिंधु समाधि, चांडाल, ये तीनों रचनाएं समसामयिक पर आधारित हैं। पद्य नाटक प्रबंध, तिलोत्तमा, दूसरा चंद्रहास, तीसरा अनद, चौथा कुरार गीत, ये बौद्धन पर आधारित है। ऐतिहासिक खंड काव्य देखते हैं। रंग में भंग। सामाजिक खंड काव्य कौन सा है? किसान साकेत। साकेत नामक महाकाव्य आंशिक रूप से सन 1917 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इनके देखते अन्य खंड काव्य। नल दमयंती, विपथगा, वंश संहार, ये कुंती के आदर्श चित्रण भीष्म द्वारा वंश संहार का वर्णन है। इस वंश संहार में वन वैभव में क्या है इसका वन विषय? गंधर्व चित्रसेन द्वारा दुर्योधन की पराजय और अर्जुन की विजय गाथा है। सौरंध्री, पांडवों के अज्ञात के समय द्रौपदी और किंचक का प्रसंग है। इसमें सौरंध्री में क्या है? पांडवों के अज्ञात के समय द्रौपदी और किंचक का प्रसंग है। मैथिली गुप्त की प्रमुख आख्यानक कविता ऐतिहासिक, विकट भट्ट, दस्ताने। का पौराणिक कौन सा है? मुनि का मोह। मैथिली गुप्त के पिता का नाम राम गुप्त था और इनकी माता का नाम काशीबाई। ये राम भक्त थे जिसका प्रभाव गुप्त पर पड़ा। आगे चलकर गुप्त जी का नाम दद्दा पड़ा। गुप्त जी अपने जीवन में मौलिक काव्य ग्रंथ की 40 पहुँचा दी। ग्रंथ की संख्या कितनी पहुँचा दी? 40। इन्होंने मौलिक काव्य ग्रंथ कितनी लिखी है? तो 40। रंग में भंग, इनके प्रश्न चलिए देखते हैं आगे बढ़ते। रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, साकेत महाकाव्य 1931 में, यशोधरा 1933 में, द्वापर 1936 में, सिद्धराज 1936 में, नहुस 1940 में, कुराल गीत 1942 में, काबा और करबला 1942 में, पृथ्वीपुत्र 1950 में, प्रदक्षिणा 1950 में, अर्चन और विसर्जन 1942 में, किसान 1917 ईस्वी में, शकुंतला 1923 ईस्वी में, पंचवटी 1925 ईस्वी में, अनक 1925 ईस्वी में, हिंदू 1927 ईस्वी में, त्रिपथगा 1928 ईस्वी में, शक्ति 1928 ईस्वी में, गुरुकुल 1929 ईस्वी में, विकट भट्ट 1929 ईस्वी में, जय भारत 1952 ईस्वी में, ये भी महाकाव्य जय भारत, विष्णुप्रिया 1957, झंकार 1929। झंकारी की रचना रहस्यवादी रचना है। क्या है? रहस्यवादी रचना। अर्चन और विसर्जन 1942 में। कथा के आधार पर रचनाओं का वर्गीकरण। राम कथा संबंधित, साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणा, इसमें राम कथा से संबंधित वर्ण्य विषय है। अब देखते हैं इनकी रचना। कृष्ण संबंधित रचना। द्वापर
वैष्णव भक्ति से संबंधित कौन सी रचना है? विष्णुप्रिया। बौद्ध धर्म संबंधित यशोधरा। सिख धर्म संबंधित कौन सी रचना है? गुरुकुल। इस्लाम धर्म संबंधित काबा और करबला। इस्लाम धर्म संबंधित रचना काबा और करबला। ऐतिहासिक वीर पुरुषों पर आधारित रचना रंग में भंग, सिद्धराज, पत्रावली, विकट भट्ट। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना कौन सी है? तो अंजलि और अर्घ्य। महाभारत पर आधारित कौन सी रचना है गुप्त जी की? जयद्रथ वध, नहुस, शकुंतला, सौरंध्री, हिडिंबा, तिलोत्तमा, जय भारत, वक संहार, वन वैभव। इसके बाद हम लोग इसके पहले पढ़ लिए, इसमें कितने वक संहार में कितने सर्ग हैं, इसका वर्ण विषय क्या है, वन वैभव में इसका वर्ण विषय क्या है, वर्ण विषय, और इसमें कितने सर्ग हैं। ये रचनाएं परीक्षाओं में पूछी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। काल्पनिक विषय वस्तु पर आधारित रचनाएं देखते हैं गुप्त जी की। भारत भारती, बैतालिक, हिंदू, अजीत, ये चारों रचनाएं काल्पनिक विषय पर आधारित है। अब आगे देखते हैं रचना शैली पर आधारित इनकी रचनाएं। मुक्त शैली, स्वदेश संगीत, मंगल घाट, गीति शैली, झंकार, विश्व वेदना, अंजलि, अर्घ्य, साकेत। इनकी नाट्य शैली तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग। यशोधरा कुड़ाल गीत के कुछ अंश हैं। पत्र शैली पर आधारित रचना की पत्रावली है। प्रबंध काव्य शैली पर आधारित महाकाव्य साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा और पंचवटी, ये इनके महाकाव्य हैं। नगेंद्र के अनुसार द्वापर, साकेत, जय भारत। प्रबंध काव्य शैली क्या था इनका? साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा, पंचवटी। लेकिन नगेंद्र क्या माना है महाकाव्य गुप्त जी के? द्वापर और साकेत, जय भारत, तीन रचनाएं इन्होंने माना है। ये तीनों इनके महाकाव्य हैं। अब देखते हैं गुप्त जी के मुख्य तथ्य। डॉक्टर नगेंद्र ने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 19 खंड काव्य, 2 महाकाव्य स्वीकारा है। नगेंद्र ने कितने माने हैं खंड काव्य? 19 और 2 महाकाव्य। मैथिली शरण गुप्त प्रारंभिक रचनाएं कल्पना से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपराग में प्रकाशित होती थी। बाद में इनकी प्रथम कविता 1905 में सरस्वती पत्रिका में हेमंत नाम से प्रकाशित हुई। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909 में है। मैथिली शरण गुप्त की भाषा खड़ी बोली हिंदी है तथा इनका प्रिय छंद हरि गीतिका है। इस पर समझ सकता है कि गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? तो हरि गीतिका है। ये तुलसीदास से प्रेरित होकर खड़ी बोली को अपनाया था। कवि कौटुंबिक कवि माना स्वयं को। गुप्त जी ने स्वयं को क्या कहा था? कवि कौटुंबिक। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुआ। इसी के आधार पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि उपाधि प्रदान की थी। रचनाओं के वर्ण विषय तो सही, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जयद्रथ वध। इसमें उत्तरा से अभिमन्यु के विदा का वृत्तांत वर्णित है, जिसके संदर्भ में डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने लिखा है। क्या लिखा है चलिए देखते हैं। इन्होंने रामचरितमानस से में प्राप्त हरिगीत का छंद में सरल साहित्यिक और प्राणपूर्ण खड़ी बोली में ढाल दिया। कथानक के लिए महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग लिया। फिर युद्ध की भूमिका का विस्तृत चित्रण, करुण रस का आबाद प्रभाव और भक्ति भावना की सुंदर भावना से पाठकों के हृदय को मोह लिया और 15 वर्ष के अंदर उसके 14 संस्करण प्रकाशित हुए। कितने संस्करण? 14 संस्करण प्रकाशित हुए। जयद्रथ वध में कथा 7 भागों में है पिछले, जिसमें कहा गया है कि प्रथम सर्ग से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।